साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी घटना से। एक पैसेंजर है मिस्टर जॉन। वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और उन्हें 2:30 PM की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। न्यूयॉर्क से बोस्टन जाना है, एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं। वो घूमते घूमते अचानक जो वजन तोलने वाली मशीन होती है, वेइंग मशीन, उसके पास आ गए। उसके ऊपर लिखा हुआ था 50 सेंट्स का सिक्का डालिए, आपका वेट और आपका फॉर्चून दोनों लिखा हुआ आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मशीन पर खड़े हुए उन्होंने 50 सेंट्स का कॉइन डाला। कॉइन डालने के साथ टिकट निकला, उसमें लिखा हुआ था योर नेम इज मिस्टर जॉन, यू वे 180 पाउंड्स। मतलब आपका नाम जॉन है, आपका वजन 180 पाउंड है। और तीसरा लिखा हुआ था यू आर गोइंग टू बोस्टन बाई 2:30 PM फ्लाइट। उसने कहा भाई तो बड़ी जोरदार मशीन है, इस मशीन को यह कैसे पता कि मैं जॉन हूं, और इस मशीन को यह कैसे पता लग गया कि मैं 2:30 PM की फ्लाइट से बोस्टन जा रहा हूं। उसने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब मामला है। उसने कहा नहीं, हो सकता है कि कहीं मेरा कोई आईडी रह गया हो, उससे फेशियल एक्सप्रेशन से या उससे आइडेंटिफिकेशन हो गया। वापस गया, उसने एक हैट लगा रखा था। उसने कहा चलो हैट को खोल देते हैं। वापस मशीन पे तुला, लिखा हुआ आया यू आर स्टिल मिस्टर जॉन, स्टिल योर वेट इज 180 पाउंड्स एंड स्टिल यू आर गोइंग टू बोस्टन बाई 2:30 PM फ्लाइट। उसने कहा अरे ये तो बड़ी अजीब मशीन। उसने कहा नहीं, अब इसकी तीसरी बार फिर परीक्षा लूंगा। वो वॉशरूम में गया, उसने दूसरे कपड़े पहने और उसकी जो दाढ़ी थी थोड़ी सी उसने शेव भी कर ली। उसने अब मशीन को देखता हूं मैं। फिर 50 सेंट्स का कॉइन डाला साथी, उसमें लिखा हुआ था यू आर स्टिल मिस्टर जॉन, योर वेट इज स्टिल 180 पाउंड्स बट यू आर जस्ट मिस्ड योर फ्लाइट बाई 2:30 PM टू बोस्टन। उसने कहा अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो जो मशीन का ऑपरेटर था, जो मालिक था, पास में खड़ा था। उसने कहा सर इसका सीधा सा मतलब यह है कि यू आर नॉट फोकस्ड टू योर अप्रोच। आपका मेन एम तो बोस्टन की फ्लाइट पकड़ने का था, आप मजे करते रहे, एंटरटेनमेंट करते रहे और आपकी बोस्टन की फ्लाइट मिस हो गई। साथियों हम लोगों की भी जिंदगी में कई लोगों की ये बोस्टन की फ्लाइट मिस हो रही है और हो चुकी है और हमें पता ही नहीं है, और हमारा डेविएशन होता जा रहा है। बस हम टिकट देख देख करके खुश हो रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साथियों इसीलिए कहते हैं कि आपका फोकस सिंगल माइंडेड होना चाहिए और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी बराबर दोनों आंखें लगी रहनी चाहिए। सोचिए कोई आदमी पहाड़ पर चढ़े और पहाड़ पर चढ़ते थे अपना ध्यान सारा का सारा फूल पत्तियों पर और नदी नालों पर ही उसका केंद्रित हो जाए तो पहाड़ की चोटी कभी नहीं चढ़ पाएगा। और साथियों कहते भी यही है कि अगर आप जिंदगी में ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हो तो सिंगल माइंडेड फोकस आपका होना चाहिए। अगर वो सिंगल माइंडेड फोकस नहीं है तो फिर सारे के सारे एफर्ट्स आपके बेकार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंटेलेक्ट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी रादर देन एक्सटेंसिटी। आपके इंटेलेक्चुअल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है आपकी इंटेंसिटी, आपकी एक्सटेंसिटी नहीं है। आप एक पर्टिकुलर फील्ड में कितना गहराई तक गए हो वो आपके इंटेलेक्चुअल डायमेंशन का सबसे बड़ा मापदंड होता है। और इसके लिए साथियों सारे आपके एफर्ट्स उस पर्टिकुलर एम को पूरा करने में निकल जाने चाहिए, सारे एफर्ट्स। कोबे बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी कोबे, जिनका भी निधन हुआ है, उनके गुरु थे, बहुत बढ़िया गुरु थे, वो भी बहुत बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो कोबे ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताई बास्केटबॉल में फिर कि शुरू में मैं एक ही हाथ से बास्केटबॉल को ड्रिबल करता था। उसने कहा नहीं, ड्रिबलिंग जब नहीं करनी हो अपने दोनों हाथों को काम में लो। और उसके टीचर ने बताया कि जब तक तुम दोनों हाथों की सारी एनर्जी नहीं लगाओगे जब तक तुम बास्केटबॉल के महान प्लेयर नहीं बन पाओगे। सही बात है, जब तक आपकी सारी एनर्जी नहीं लगती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एम, आप एम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार देखा हो कि पुरानी जो टाइपराइटर हुआ करते थे,
रेमिंगटन के, गोदरेज के, फैसेट के, तो उनको कई बार टीचर हमारे पढ़ाया करते थे कि टाइपराइटर पे उंगलियां कैसे चलानी। और वो टीचर हमेशा एक बात कहा करते थे कि इन सारी उंगलियों को काम में लो। अगर तुमने एक उंगली से टिक 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 करना चालू किया तो ना तो तुम अच्छे टाइपिस्ट बन पाओगे, ना तुम्हारी स्पीड बन पाएगी। और कभी आपने भी देखा हो कि वो टीचर बताता था ASDFG सेमीकोलन LKJH, तो सारी की सारी 10 उंगलियां काम में आती थी। और जिनकी 10 उंगलियां काम में लेना सीख गए टाइपिस्ट, बहुत बढ़िया स्पीड होती थी उनकी। और जो सिर्फ एक एक उंगली से टिक 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 करते रहे, वो टिक 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 ही करते रहे पूरी जिंदगी। इसीलिए साथियों कहते हैं कि हमेशा आपकी शक्तियों को केंद्रित कीजिए, और केंद्रित करके जो आपका सबसे बड़ा एम है उसकी तरफ ही डाइवर्ट कीजिए, दूसरी तरफ आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए। एक बार कोलंबस जब यात्रा पर निकल रहा था, कई यात्रियों को लेकर निकला, कई नाविकों को लेकर निकला। एक नाविक ने पूछ लिया, अगर मान लीजिए मैं 2-3 महीने तक भी अगर जमीन नहीं मिली तो क्या होगा? तो कोलंबस ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो जमीन को ढूंढना है, और जमीन मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपने साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। आपने अगर कई बार हवाई जहाज का कॉकपिट देखा हो जिसमें पायलट बैठा रहता है, और कई बार जब बड़ा हवाई जहाज होता है तो उसमें 2 पायलट होते हैं, पायलट और को पायलट, और उस कॉकपिट में 50 बटन्स, 50 लीवर्स, 50 डायल्स, 50 स्क्रीन, सब कुछ होते हैं। और ये सारे बटन फ्लाइट को टेक ऑफ करने के पहले दोनों पायलट्स को चेक करने होते हैं। और जो ग्राउंड सर्विस पर जो आदमी बैठे हुए हैं, वो ग्राउंड सर्विस पर बैठे बैठे आदमी भी वेरीफाई करते हैं कि वो सारे बटन आपने चेक कर लिए हैं या नहीं किए। और जब सारे बटन चेक हो जाते हैं तब उनको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है कि अब आप टेक ऑफ कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हवाई जहाज डेस्टिनेशन पर तभी पहुंचने लायक होगी जबकि सारे बटन, सारे ऑपरेटर, सारे सिस्टम, सारे डायल्स, सब कुछ आपने ढंग से चेक कर लिया। साथियों, क्या हुआ? अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जापान में एक यंग जापानी लड़का मार्शल आर्ट सीखने गया। जब मार्शल आर्ट सीखने गया तो उसने अपने कोच से पूछा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट कितने सालों में बन जाऊंगा? तो टीचर ने कहा 10 सालों में बन जाओगे। तो उसने कहा 10 सालों में? उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उसने कहा अगर मैं डबल मेहनत करने लग जाऊं तो मुझे कितने साल लगेंगे? टीचर ने कहा 20 साल। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं डबल मेहनत करूंगा तो 20 साल बता रहा है। उसने कहा अगर सर मैं रात और दिन तिगुनी मेहनत करने लग जाऊं तो मुझे कितना समय लगेगा? तो टीचर ने कहा 30 साल। तो उसने कहा कि सर ये क्या बात हुई, जब मैं डबल मेहनत कर रहा हूं तो आप 20 साल बता रहे हैं, जब मैं ट्रिपल रात और दिन मेहनत करने की बात बता रहा हूं तो 30 साल बता रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा कैलकुलेशन हुआ? तो उसके टीचर ने कहा बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। जब तुम डबल मेहनत करने की बात बता रहे हो या 3 गुनी मेहनत करने की बात बता रहे हो तो तुम्हारी दोनों आंखों और पूरी बॉडी को जो कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए था, तुम्हारी एक आंख यहां लगी हुई है और दूसरी आंख तुम्हारी डेस्टिनेशन पर लगी हुई है, दूसरी आंख तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है, जबकि प्रोसेस में ही तुम्हारी दोनों आंख और तुम्हारी पूरा कंसंट्रेशन माइंड का होना चाहिए था। जब तुम जल्दी से जल्दी किसी ऑब्जेक्ट को अटेन करना चाहोगे तो ना तो तुम्हारी बॉडी यहां लग पाएगी ढंग से, ना माइंड फोकस हो पाएगा, ना तुम्हारी दोनों आंखें यहां केंद्रित हो पाएगी। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में आदमी को ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें लगाना पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट कंसंट्रेट योर फोर्स ऑन द प्रेजेंट प्रोसेस। और इसीलिए कहते हैं साथियों कि जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेटेड फोर्सेस रहेंगी, जितने ज्यादा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स रहेंगे टुवर्ड्स वन सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगल माइंडेडनेस, उतना ही अच्छी तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर पाएंगे। मैं भारतीय इतिहास से एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मोहम्मद गजनी ने इस देश पर 17 बार अटैक किया, 17 बार। अल्टीमेट एम उसका सोमनाथ तक पहुंचने का ही था, यह उसको पहले जानकारी थी। अब हुआ क्या, वो 27 साल की उम्र में गजनी का राजा बन गया था।
और लुटेरे लड़कों को इकट्ठा किया, उसकी उसने फौज बना ली। लेकिन जब बचपन में उसने कहानियां सुनी थी कि इंडिया में, भारत में एक ऐसी मंदिर है जहां पर कि टनों सोना है, टनों सोना है, तो उसने कहा कि बस अब मुझे सोमनाथ पर ही अटैक करना है और सोमनाथ से ही सोना लूट करके लाना है। पहला अटैक जब उसने किया तो मुल्तान, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान में, तो उस समय तो पाकिस्तान में इंडिया का एक पार्ट था, तो मुल्तान तक आया, मुल्तान से वापस हार करके फिर चला गया। लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी सोमनाथ की, उसको उसने कम नहीं होने दिया। दूसरी बार आया, फिर पंजाब में, जो पंजाब वाला पार्ट जो अभी पाकिस्तान चला गया, वहां पर नागरकोट जगह, नागरकोट तक आया, फिर नागरकोट के राजा ने उसको हरा दिया, फिर वहां से हार करके वापस चला गया। फिर वापस आया, फिर पेशावर तक आया, पेशावर के राजा ने उसको हरा दिया, फिर वहां से वापस चला गया। साथियों, कितने एफर्ट उस आदमी ने किए होंगे सोचिए। अगली बार फिर आया, मथुरा तक आया, उत्तर प्रदेश में मथुरा तक आया, फिर वहां की मथुरा के राजा ने हरा दिया, फिर वहां से वापस चला गया। फिर कन्नौज तक आया, फिर वहां के राजा ने वापस हरा दिया, फिर चला गया। आखिरी बार थानेश्वर तक आया और थानेश्वर के राजा ने फिर हरा दिया, फिर वहां से चला गया। जब थानेश्वर के राजा ने उसको हरा दिया, ये 15वीं बार की बात है, उसने अपने गुरु से कहा, एडवाइजर थे भी वही थे, गुरु भी वही थे, और उनका नाम था अलबरूनी। कहते हैं अलबरूनी अरबी के बड़े जबरदस्त विद्वान थे। और साथियों, मैं एक बात और बताऊं, शासक कैसा भी हो, चाहे क्रूर हो, अत्याचारी हो, कैसा भी हो, विलासी हो, हर अच्छे शासक को अच्छा सबॉर्डिनेट, अच्छा एडवाइजर चाहिए। और हर शासक चाहे वो कैसा भी हो, उसके पास उसने बढ़िया से बढ़िया एडवाइजर रखने में कोई कसर नहीं रखी है। अभी जैसे मोहम्मद गजनी, अलबरूनी जैसा एडवाइजर था उनके पास, अलाउद्दीन खिलजी थे, अमीर खुसरो जैसे उनके एडवाइजर थे, उद्भट विद्वान। इसी तरह से अकबर थे, अकबर के पास भी नवरत्न थे, उसमें टोडरमल भी थे, तानसेन भी थे, मानसिंह भी थे, कई लोग थे। तो शासक चाहे कैसा भी हो, कितना भी क्रूर हो, उसके पास वो हर अच्छे सहायक की, हर अच्छे एडवाइजर की हमेशा कदर करेगा। और ये आप सभी लोगों को भी ध्यान रखने की बात है। तो क्या हुआ, अलबरूनी से जब मोहम्मद गजनी ने कहा कि अब आखिरी बार है और मुझे सोमनाथ पर अटैक करना है, सोमनाथ को जीत के ही आना है, तो अलबरूनी ने उसको कहा कि देखो बेटा, ऐसी बात है कि जब तुम सोमनाथ के रास्ते तक जाओगे, अफगानिस्तान को पार करते हुए, इस बार फाइनल असॉल्ट के लिए, फाइनल अटैक के लिए, तो तुम्हें वहां बड़े बड़े राजा मिलेंगे। चौहान डायनेस्टी मिलेगी, परमार डायनेस्टी मिलेगी, सोलंकी डायनेस्टी मिलेगी, चंदेला डायनेस्टी मिलेगी, ढूंढी राज, ये बड़े बड़े राजा महाराज थे। मतलब पंजाब से लगा करके गुजरात तक, तो ये बड़े बड़े महाराजा थे उस समय तक, बड़े शक्तिशाली राजा। तो उसके गुरु अलबरूनी ने कहा कि देखो, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे रास्ते में आएंगे, फिर गंगा का मुहाना आएगा, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, रेगिस्तान भी आएगा, तब जाकर के सोमनाथ के दरवाजे तक पहुंचोगे तुम। तो कहते हैं कि अलबरूनी के सामने वो नतमस्तक होकर के कहता है गजनी कि गुरुजी, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में सपना ही सिर्फ एक ही देखा है सोमनाथ का, इसके अलावा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। और अगर मैं उस सपने को भी निरर्थक हो जाने दूं तो फिर मेरी जिंदगी सारी बेकार हो जाएगी। तो कहते हैं जब ये आंसर सुना तो अलबरूनी ने कहा कि जा, अगर तेरे में इतनी बर्निंग डिजायर है, इतनी तेरे भीतर आ गए, तो सोमनाथ के एक नहीं 50 दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। और साथियों, कहते हैं कि जब सोमनाथ के दरवाजे पर गया, मंदिर के पाट जो ही खोले, तो कहते हैं कि उसमें 2000 पंडे पुजारी हाथ जोड़े खड़े थे। तो उसका आखिरी वाक्य था मोहम्मद गजनी का कि अरे, अगर तुम सारे लोग तलवार लेकर के मेरी फौज के सामने आ जाते तो मुझे वैसे ही भागना पड़ जाता, लेकिन तुमने काम नहीं किया, तुम ऑब्जेक्ट के प्रति समर्पित नहीं रहे, और मैं यहां तक आ गया। और कहते हैं सोमनाथ के मंदिर को उसने तहस नहस कर दिया। साथियों, सीखने, अगर आप सीखना चाहें तो किसी भी उदाहरण से सीख सकते हैं, दुश्मन से सीख सकते हैं, मित्र से सीख सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमारा ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में रहे, हमारे सपनों में रहे, हमारे कदमों में रहे, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मंजिल हमें मिल जाती है। और इसीलिए कहते हैं कंसंट्रेट योर फोर्सेस। और साथियों, मुझे 2 लाइनें याद आती है, बहुत बढ़िया लाइनें कविता की, कि नजर लक्ष्य पर थी, नजर लक्ष्य पर थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने पूरा जोर लगा लिया, फिर भी चिराग हमेशा जलते रहे। तो जब आपके चिराग जलेंगे, दिल में आग रहेगी, तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।